हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू स्टडी क्योर यूट्यूब चैनल। तो पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? पिछली कक्षा में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में स्टडी कर लिया था और करंट डेंसिटी के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर है। ठीक है, आज हम पावर के बारे में पढ़ेंगे, पावर क्या होती है एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम रजिस्टर्स का कम्बिनेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, रजिस्टर्स को हम आपस में कैसे ऐड करते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। ठीक, ये क्या होता है? एक कंडक्टर विथ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V across its end and current I, the heat dissipated in the time t can be written as power, can be written as heat। ठीक, देखिए ये क्या है? ये आपकी हीट है। ठीक, और ये पावर है। इसमें हल्का सा छोटा सा स्मॉल सा डिफरेंस है, ये हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हीट आती कहाँ है? जैसे कोई वायर है, कोई हमारा सिस्टम है, उसमें हीट कैसे आती है? जैसे मैं बोलूँ कि हमारा कोई वायर है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, वैसे ये मेरे माइक का वायर है। ठीक है, तो नॉर्मली आपके ऐसे घरों में जगह जगह वायर होते हैं, जैसे फैन का वायर हो गया, टीवी का वायर हो गया, फ्रिज का वायर हो गया। जैसे आप मोबाइल फ़ोन चार्ज करते हैं तो देखते हैं चार्जर भी गर्म हो जाता है, फ़ोन भी गर्म हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्यों होती है? ये हीट उसमें आती कहाँ से है? जैसे मैं बोलूँ बच्चों, अगर ये कोई वायर है तो इसमें क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? आपस में कोलिजन करते हैं। जैसे बच्चों मैं बोलूँ, अगर ये मेरा कोई वायर है, ठीक, ये क्या है? कोई वायर है, इस वायर के अंदर क्या होते हैं बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, इसमें इसको सप्लाई से जोड़ेंगे, अगर इसमें सप्लाई देंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धक्का देगा, ढकेलेगा आगे की तरफ। मैं आपको फिगर समझाता हूँ। जैसे बच्चों, अगर ये मैं बोलूँ कोई वायर है, ठीक है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऐसे। जब बच्चों आप इसे बैटरी से जोड़ देते हैं ऐसे ना, तो होता क्या है? ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है। ठीक है, ऐसे मूव करेगा, मतलब इसे पूरा सर्किट में फ्लो करेगा। ठीक, तो ये क्या करेगा? आपस में टकराएंगे इलेक्ट्रॉन। जब टकराएंगे तो कुछ एनर्जी लॉस होगी। उस एनर्जी लॉस के कारण क्या होगा? यहाँ पे हीट जनरेट होगा। ठीक, अगर आप ये भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप जनरल लाइफ में भी देख सकते हैं। जैसे अगर कोई ट्रेन का डब्बा है बच्चों, उस डब्बे में बहुत ज़्यादा लोग आ जाए, बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाए, वो एक दूसरे से टकराएं, तो वहाँ पे क्या जनरेट होगी? गर्मी जनरेट होगी। कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो हीट में भी, वायर में भी ऐसे ही सेम प्रोसेस होता है। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूँ आपसे, अगर कोई बल्ब है, बल्ब लाइट देता है, उसके साथ साथ वो हीट भी देता है। ठीक है, तो कोई भी सिस्टम है उसमें जो लॉसेस होती है वो हीट के फॉर्म में होती हैं। ठीक, यहाँ पे जो लॉसेस हो रही है वो हीट के फॉर्म में हो रहे हैं। तो हीट भी ये बच्चों एक प्रकार की क्या है? पावर है। ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो लॉस होता है वो भी एक प्रकार की पावर है, वो भी एक प्रकार की एनर्जी है। ठीक, अब देखो बच्चों, यही हमने लिखा है यहाँ पे, एक कंडक्टर विथ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V across its ends and current I, the heat dissipated in the time t can be written as H equal to IV डेल्टा T। ठीक है, यही जो हीट डिसिपेटेड हो रहा है, ठीक, ये देखिए H क्या है? IV डेल्टा T हो गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? V बराबर I इंटू आर आपने पढ़ा है, तो ये I स्क्वायर RT हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही जूल का नियम भी था। H बराबर क्या होता है? I स्क्वायर RT। ठीक, ये जूल ने दिया था। ठीक है, अब बच्चों पावर क्या होती है? ठीक है, ये तो हीट हो गई। अब हम क्या देखेंगे? पावर क्या होती है, ये समझिए आप। द एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम इज द पावर डिसिपेटेड P। ठीक, जैसे मैं आपसे बोलूं, ये ऊपर वाली आपकी क्या थी? हीट थी। ठीक है, हीट में क्या हो जाए? पर यूनिट टाइम पे जो हीट डिसिपेटेड हो, ठीक, यानी पर यूनिट टाइम पे, एक सेकेंड पे भी आप बोल सकते हैं, जितनी हीट हमारी डिसिपेटेड होगी वो आपकी पावर हो जाएगी। वही ठीक, सेम बात। तो यहाँ से P बराबर क्या आ जाएगा? ये कट जाएगा इससे, तो P बराबर V इंटू आई आ गया। ठीक है, पावर के बच्चों और अलग अलग फॉर्मूले हैं। जैसे इसी फॉर्म को आप अलग अलग टाइप में लिख सकते हैं। जैसे ये P बराबर V इंटू आई आया है, ठीक, इसे आप और क्या लिख सकते हैं बच्चों? P बराबर V बराबर आपने क्या पढ़ा? I इंटू आर। ठीक है, फ्रॉम ओम्स लॉ। ठीक, तो यहाँ पे V की जगह आप I इंटू आर पुट कर सकते हैं, T इंटू आई, तो ये क्या हो जाएगा? I स्क्वायर आर। तो ये भी एक प्रकार की पावर ही है। ठीक, पावर के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला और आएगा। ठीक, जैसे मैं बोलूँ ये I स्क्वायर आर आ गया ना, क्या आ गया? P बराबर क्या आ गया बच्चों? I स्क्वायर आर। तो आप ये भी पढ़े हैं, I बराबर क्या होता है? V अपन आर। ठीक, तो यहाँ पे I स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर। तो ये इससे कट जाएगा, तो P बराबर क्या आ जाएगा? V स्क्वायर आर। तो पावर के तीन फॉर्मूले आ गए। मैं तीनों फॉर्मूले यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक सीक्वेंस में, तो आप समझ पाएंगे। पहला फॉर्मूला क्या है? P बराबर V इंटू आई। दूसरा क्या है? P बराबर I स्क्वायर आर। और तीसरा क्या है? P बराबर V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले आ गए पावर के। ठीक,
बच्चों पावर अलग अलग टाइप की होती है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर, ठीक है। लेकिन ये सब आपको नहीं पढ़ना है इतना डीप में, आपको 12th में क्या जानना है, केवल पावर क्या होती है, ठीक है। फिर इस पावर के भी अलग अलग टाइप होते हैं, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर, ठीक है। ये आपका सिलेबस नहीं है, ये आप कभी आगे पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। ये क्या है अलग अलग टाइप, ठीक है। तो वहाँ पे आपको अलग अलग फॉर्मूला देखने को मिलेगा, जैसे एक फॉर्मूला ये मिलेगा P = VI cos ∅, ठीक है। तो इतना ये सब अभी आपको नहीं पढ़ना है, पावर फैक्टर वगैरह क्या होता है ये सब इतना नहीं देखना है, ठीक है। ये अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम कुछ चीज़ों को और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं कुछ और चीज़ों को, ठीक है। पावर यही था हमारा। बच्चों कॉन्सेप्ट को लिंक कराने के लिए मैं आपको एक सवाल देता हूं छोटा सा, जिससे आप समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कोई दो रजिस्टर हैं वो पैरेलल में जुड़े हैं, ठीक है। इफ टू रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन फाइंड द पावर डिसिपेटेड रेशियो बिटवीन देम, ठीक। ये हमारा सवाल रहेगा इस टाइप का। जैसे मैं बोलूं ये दो रजिस्टर है, इफ दिस इज द फर्स्ट रजिस्टर एंड दिस इज द सेकेंड रजिस्टर, ओके। दिस इज R1 एंड दिस इज R2, ठीक। ये R1 है, ये R2 है। यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी दी गई है 24 मान लीजिए आप, और R2 की कितनी मान लीजिए 36, ठीक है। ये ओम है, रजिस्टर की यूनिट ओम होती है, ठीक। यहाँ पे बैटरी से कोई जुड़ी है, V बैटरी है, ठीक है। ये पैरेलल में जुड़ा है, ठीक है। दोनों रेजिस्टेंस किसमें जुड़े हैं, पैरेलल में, ठीक है। हमको क्या बताना है बच्चों, इफ R1 इक्वल टू कितना दिया गया है 24 एंड R2 बराबर कितना दिया गया है 36, तो आपको फाइंड क्या करना है P1 एंड P2, ठीक। P1 बताना है और P2 बताना है बच्चों। मतलब इस R1 रेजिस्टेंस के थ्रू कितनी पावर आएगी, यहाँ पे P1 कितना आएगा, ठीक, और यहाँ पे P2 कितना होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो बच्चों आप एक चीज दे सकते हैं, ये पैरेलल में जुड़ा है, ये किस में जुड़ा है, पैरेलल में जुड़ा है, ठीक है। अब बच्चों आप ये बताइए, अगर ये पैरेलल में जुड़ा है तो इसके क्रॉस यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, V ही होगा, सेम। इसके क्रॉस क्या होगा, यहाँ पे भी V ही आएगा, क्योंकि क्या होता है पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, क्योंकि यही V जाके दोनों नोड पे जुड़ा है ना, तो इस नोड का यहाँ का भी वोल्टेज क्या होगा, V होगा, यहाँ पे V होगा, ठीक है। ये तो आप पहले से ही आपको पता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ठीक। एंड सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, सीरीज में धारा बराबर होती है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आपको P1 P2 मिल जाएगा, ठीक है। यानी आप ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें क्या हो, V और R आए, ठीक, जिसमें क्या है केवल V और R इंक्लूड हो। तो बच्चों अभी अपने पावर के 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है। कौन कौन से, P = V × I, P बराबर क्या पढ़े I² R, एंड थर्ड फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, P = V² R, ठीक है। तो क्या इस वाले फॉर्मूले में I है, नहीं है ना। और यहाँ पे हमको क्या I पता है क्या, कहीं पे I गिवन है, नहीं गिवन है ना। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, थर्ड वाला, ठीक, क्योंकि इसमें क्या है I नहीं है, ठीक। तो यही फॉर्मूला आप इसमें लगा दीजिए। तो बच्चों आप एक चीज और देख पा रहे हैं, यहाँ पे V कांस्टेंट है, ठीक है। तो V को आप छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R, ठीक है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R, यानी जो पावर है ये R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी जो P1 होगा वो क्या होगा, 1/R1 होगा, और P2 होगा वो कितना हो जाएगा, 1/R2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से बच्चों अगर P1 P2 का रेशियो निकालेंगे आप, तो क्या आ जाएगा, P1 / P2 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, R2 / R1, ठीक है। अपोजिट हो जाएगा। ऐसा क्यों आएगा बच्चों, क्योंकि अपोजिट है, जो P1 है इसके अपोजिट R1 है ना, और P2 है इसके अपोजिट R2 है, ठीक है। तो P1 के साथ क्या आ जाएगा बच्चों, R2 आ जाएगा, और P2 के साथ क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा। तो आप तो सवाल आप आराम से निकल लगा लेंगे। V तो कांस्टेंट था ना बच्चों, तो V को तो लेना ही नहीं है। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे V और V तो आपस में ऐसे ही कट जाएंगे, जैसे ये दोनों V और V बराबर हैं, ये तो डायरेक्टली कट जाएंगे, तो इसलिए हम इसे इंक्लूड कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक। अब बताओ बच्चों, यहाँ पे R2 और R1 की वैल्यू कितनी दी गई सवाल में, R2 कितना दिया गया है 36, और R1 कितना दिया गया है 24, ठीक है। तो यहाँ से आप P1 P2 का रेशियो निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, इसे आप काट भी सकते हैं, ठीक है। 12 दूना 12 3 36, 12 दूना 24, ठीक है। 3:2 आ गया, ठीक है, 3/2, ठीक। यानी क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे आपका P1 कितना आ गया 3,
और P2 कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, तो ये एक वे था फाइंड करने का। ठीक है, इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते थे चीज़ों को। ठीक है, लेकिन आप ये सवाल देने का मेरा मकसद ये था ताकि आप रिलेट कर पाएं कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपके माइंड में ये स्ट्राइक करना चाहिए सवाल देख के कि यहाँ पे ये थर्ड वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे V और R है, लग इससे भी जाएगा, इस वाले फॉर्मूले से भी ये सवाल लग जाएगा, लेकिन इक्वेशन थोड़ा लंबा बनेगा। ठीक, तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम आगे क्या देखेंगे, अब हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे। जैसे अगर आपसे कोई बोले बच्चों, अगर ये इलेक्ट्रिकल हीटर है, ठीक है, ठीक, अगर बच्चों आपसे कोई पूछे कि ये हीटर में जो वायर आप लगाते हैं ऐसे ऐसे करके स्प्रिंग की तरह बेंड करके क्यों लगाते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, तो आप क्या जवाब देंगे। ठीक है, सभी ने ये देखा होगा हीटर। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये क्योंकि ये किससे संबंधित है, रेजिस्टेंस से संबंधित है। ठीक है, और रेजिस्टेंस हमारे इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, तो बच्चों ये बताओ, जैसे मैं तुमसे बोलूँ नॉर्मली कॉमन सेंस की बात है, अगर आप ऐसा हीटर ना बना के एक ऐसा हीटर बनाइए, ठीक है, सेम हीटर, इसमें आप ऐसे सीधा सीधा तार लगाइए। ठीक है, सीधा सीधा, बेंड ना करिए। ठीक, तो ये बताइए किसमें तार की लंबाई ज़्यादा लग रही है। ठीक, अगर मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ तक तार हमारा कितना खर्च हो रहा है, कितना, आप मतलब सपोज कीजिए 1 मीटर वायर यहाँ पे खर्च हुआ। ठीक है, 1 मीटर नहीं, मान लो हम थोड़ा कम ही खर्च होगा, चलो 1 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सही होगा। लेकिन अगर आप इसी वायर को मोड़ के लाएंगे, सीधा सीधा ना करके ऐसे मोड़ के लाएंगे, ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पे ये 1.2 मीटर खर्च होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि आपने मोड़ा है। अरे नॉर्मल सी बात है बेटा, जैसे मैं ये बोलूँ ये कोई वायर है, ठीक है, ये हमने सीधा इतना ऐसे रखा है, अगर ये सीधा ना करके हम ऐसे इसको बेंड करके इतनी डिस्टेंस रखे, ऐसे मोड़ के थोड़ा थोड़ा, तो ये वायर ज़्यादा खर्चा होगा ना, क्योंकि आपने इसे मोड़ा है बीच में। जाहिर सी बात है जो चीज़ टाइट है वो कम फैलेगी, मतलब वहाँ पे कम स्पेस लेगी, लेकिन अगर यहीं मोड़ के लाएंगे तो ये क्या होगा, ज़्यादा जगह लेगा, मतलब ज़्यादा यहाँ पे वायर खर्चा होगा। ठीक है हमारा, तो बच्चों R बराबर आपने क्या पढ़ा है, ρl/a, यानी R किस पे डिपेंड करता है, लंबाई पे। अगर किसी भी वायर की अगर आप लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस तार का ज़्यादा होगा। यहाँ पे मान लीजिए ये R1 है और ये तार हमारा R2 है, तो ये R1 इज ग्रेटर देन R2। ठीक, अगर यहाँ पे आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 R2 R3, अगर मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी, जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस और ज़्यादा होगा। यहाँ पे सबसे लंबा कौन है, R3 वायर सबसे लंबा है, तो R3 का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है बेटा, लंबाई पे। अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक, ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों ये बेंड करने का कारण क्या है, क्योंकि H बराबर क्या होता है बच्चों, I²RT। ठीक है, अब आपके घर में जो सप्लाई मिलती करंट, आप उसे बदल थोड़ी ना सकते हैं, ये तो कांस्टेंट हो गया ना आपके घर के लिए। करंट की वैल्यू तो फिक्स रहेगी आपके घर में, जितना मतलब कितना करंट आ रहा है वो तो चेंज होना नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस को तो आप वेरी करेंगे, चेंज कर सकते हैं लंबाई बढ़ा के। तो यानी कि अगर जितना रेजिस्टेंस होगा हमको हीट उतना ज़्यादा मिलेगी, H की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। तो हीटर के लिए डिपेंड क्या करेगा, हीटर डिपेंड किस में करता है, हमको हीट ही तो चाहिए हीटर से, हीटर का काम ही क्या है, हीट देना। तो इसीलिए बच्चों जितना लंबा वायर रहेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगी, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके सीधे में है। ठीक, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। ठीक है, यानी अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हीट भी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, और रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा, जब तार की लंबाई बढ़ाएंगे। तो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक, अगर लंबाई बढ़ाएंगे, आप ऐसे इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि लंबाई बढ़ा के आप क्या कर सकते हैं, हीट को ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। यही कारण है बच्चों कि हीटर में वायर ऐसे करली करके बेंड करके लगाया जाता है। ठीक है, तो आज के बाद से अगर आपसे कोई पूछ रहा है बेटा कि हीटर में वायर आप बेंड करके क्यों लगाते हैं, मोड़ के क्यों लगाते हैं, तो आप क्या रीज़न बताएंगे कि सर हम इसलिए बेंड करके लगाते हैं क्योंकि हमको लंबाई बढ़ानी रहती है, और तार की लंबाई बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, हमको हीट ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि हीट क्या होता है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये एक लॉजिक हो गया। ठीक है, ये बताने का मतलब ये है कि आपका थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, कि ये प्रैक्टिकली वे में ये बेंड करके क्यों लगाते हैं, इससे आप समझ पाएंगे। ठीक, तो आशा करता हूँ बच्चों अब आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आज हमने इलेक्ट्रिक पावर को पूरा देख लिया है क्या होता है। ठीक, उस पर हमने एक न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर लिया है।
ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर को हम कैसे जोड़ते हैं सीरीज और पैरेलल में, हम वो देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों मैं इतना ही रखता हूँ। थैंक यू।